मैं सुनील जी, खाँटी बिहारी, शुद्ध भारतीय। आप बिहार के तमाम छात्रगण जो कि 10वीं कक्षा में अध्ययनरत हैं, उनके लिए पुनः लाजवाब लेक्चर सीरीज लेकर के हाजिर हूँ। और अर्थशास्त्र के 5वें चैप्टर के तहत रोजगार और सेवाएं के के लिए बेहतरीन, लाजवाब, अद्भुत लेक्चर सीरीज लेकर के हाजिर हूँ। और मैं आपसे पुनः आग्रह करूंगा कि यदि अब तक आप मेरे सब्सक्राइबर ना बने हैं तो सब्सक्राइबर बन जाए और मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन बटन दबा लें, ताकि जब जब मैं आपके लिए वीडियो अपलोड करूं तो उसकी जानकारी आप तक तुरंत मिल जाए। आइए शुरुआत करते हैं। रोजगार एवं सेवाएं। रोजगार कहते किसको हैं? तो रोजगार और सेवाएं दो शब्द अलग अलग हैं। तो रोजगार उसको कहते हैं कि जब व्यक्ति अपना परिश्रम से, श्रम से शिक्षित हो, चाहे शिक्षित ना भी हो, लेकिन यदि श्रम से वो जीविकोपार्जन के लिए धन एकत्रित करता है, धन यदि प्राप्त करता है, तो उसको हम लोग रोजगार कहते हैं। और सेवाएं कहते हैं कि जब एकत्रित धन को जब पूंजी के रूप में व्यवहार करता है और उत्पादन के क्षेत्र में निवेश करता है, तो वो सेवा क्षेत्र कहलाता है। सेवा क्षेत्र कहलाता है, या सेवा द्वारा, सर्विस द्वारा, और तब जो वो आमदनी प्राप्त करता है तो उसको हम लोग सेवाएं कहते हैं, सर्विस सेक्टर। जैसे आपको बतलाता हूं कि एक डॉक्टर है, वो डॉक्टर अपनी अध्ययन के बाद जब उन्हें डॉक्टरी पेशा के लिए लाइसेंस मिलता है तो वो प्रैक्टिस शुरू करते हैं। और प्रैक्टिस में वो उनको हम 300 रुपए, 400 रुपए, 500 रुपए, जिस डॉक्टर की जितनी दक्षता और जितनी ख्याति है उस अनुसार फी जमा करते हैं और फी देते हैं और फिर अपनी चिकित्सा करवाते। तो वो सेवा वो देना हुआ। तो रोजगार और सेवाएं वास्तविक में एक दूसरे के पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। रोजगार में वृद्धि होगी तो सेवा क्षेत्र में भी वृद्धि होगी, सेवा क्षेत्र में वृद्धि होगी तो रोजगार में भी वृद्धि होगी, दोनों पूरक हैं। अब आइए कि आर्थिक विकास का क्षेत्र के बारे में हम लोग जाने। तो आर्थिक विकास के क्षेत्र मुख्य रूप से 3 क्षेत्रों में हम लोग बांट करके अध्ययन करते हैं। पहला जो सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है वो है एग्रीकल्चर सेक्टर, कृषि क्षेत्र। दूसरा उद्योग क्षेत्र, इंडस्ट्रियल सेक्टर। और तीसरा सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर। ये 3 क्षेत्र है। कृषि क्षेत्र के बारे में जान लीजिए। हम जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। पूर्व से, पुरातन समय से ही कृषि पर यहां पर लोग ज्यादा निर्भर रहे हैं। और आज भी कुल जनसंख्या के, यदि आपके पुस्तक के डेटा के अनुसार जाएं तो वहां पर 67% लिखे हैं, 67%। लेकिन यदि आज के डेटा के अनुसार जाएं, चूंकि पुस्तक आपकी बहुत पहले लिखी गई है और इसमें ध्यान के आज के डेटा के अनुसार यदि जाएं तो 52% से लेकर के 48% तक लोग कृषि पर आश्रित हैं। लेकिन कृषि पर आश्रित लोगों की संख्या या प्रतिशत धीरे धीरे घटती चली जा रही है। और अधिक जनसंख्या का, रोजगार का अभी भी ध्यान, ये आप इस बात को अपनी अवधारणा में बिठा ले कि अभी भी रोजगार का एक प्रमुख साधन कृषि है। लेकिन कृषि पर निर्भरता धीरे धीरे लोगों की इस पर कम हो रही है, क्योंकि ये थोड़ा सा रिस्की क्षेत्र माना जाता है। मॉनसून का जुआ से संबंधित लोग भी इसको ट्रीट करते हैं और इसमें कई बार नुकसान भी होते हैं। तो कृषि से धीरे धीरे लोग विमुख हो रहे हैं। उसके बाद आइए कृषि क्षेत्र में, कि कृषि क्षेत्र में एक और जिसको आप कह सकते हैं कमी है कि इसमें छिपी हुई बेरोजगारी बहुत है। जनसंख्या बढ़ रही है लेकिन उस आधार पर भूमि तो नहीं बढ़ रहा है। भारत की भूमि एक फिक्स है, उसमें भारत की भूमि में वृद्धि तो नहीं होगी, क्योंकि भारत की चौहद्दी, भारत का सीमाएं वो बिल्कुल फिक्स है। तो उस स्थिति, लेकिन भारत की जनसंख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो उसमें क्या होता है कि भूमि तो बढ़ नहीं रही, जनसंख्या बढ़ रही है। तो जनसंख्या का बहुत सारा हिस्सा क्या होता है, उसी जमीन के टुकड़े पर, जैसे 1 बीघा 2 बीघा के खेती पर दादा जी लगे हुए थे, फिर पिता के साथ चाचा लग गए, फिर चाचा के बाद, पिता के बाद भाई, चचेरे भाई, कई सारे लोग उसी पर डिपेंड हो जाते हैं, उसी पर निर्भर हो जाते हैं। जिसके कारण क्या होता है कि आमदनी उस अनुपात में बढ़ती नहीं है, लेकिन लोग उसमें बहुत शामिल हो जाते हैं। इसको हम लोग छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं, इसको हम लोग
एक शब्द देते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी, जो दिखाई नहीं पड़ती है बेरोजगारी, लोग लगे हुए काम में दिखते हैं लेकिन आमदनी वैसी न बढ़ती है, आमदनी बहुत ही नगण्य मात्रा से बढ़ती है। अगला हम लोग देखिए उद्योग क्षेत्र। उद्योग क्षेत्र रोजगार का दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र है और औद्योगिक विस्तार से रोजगार की गति भी मिलती है और उद्योग क्षेत्र बढ़ रहा है, लेकिन सबसे तेज यदि कोई बढ़ रहा है तो वो है सर्विस सेक्टर, सेवा क्षेत्र। आर्थिक उदारीकरण और वैश्वीकरण 1991 में जब आर्थिक उदारीकरण भारत में आया तो सेवा क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति देखने को मिला। वर्तमान में सकल घरेलू उत्पाद ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का यदि हम लोग देखें तो सेवा क्षेत्र का योगदान 50% से भी ज्यादा हो गया है। 55.1% जो है ये आपको आपके पुस्तक के अनुसार दिया हुआ है, जबकि डेटा अभी वर्तमान में उससे भी आगे बढ़ गया है। और ये तो इसका कारण क्या है कि सेवा क्षेत्र बड़ी तेजी से विकसित हो रहा है। इसमें इनकम की स्कोप भी बहुत अच्छी होती है, अच्छी आमदनी भी होती है और इसमें उतनी रिस्क भी नहीं है। तो इस तरह से हमने देखा कि उद्योग के भी क्षेत्र में वृद्धि हो रही है। उद्योग पहले 2000 यदि हम 6 और 7 के डेटा के अनुसार देखें तो 18.5% औद्योगिक क्षेत्र का जीडीपी में था, लेकिन अब तो लगभग 22% के लगभग हो चुका है। तो कृषि जीडीपी में उसका घट रहा है प्रतिशत, लेकिन सर्विस सेक्टर बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है और औद्योगिक का भी क्षेत्र ये भी आगे बढ़ रहा है, ये दोनों आगे बढ़ रहे हैं। तो ये एक संकेत है कि हमारे देश में विकास की गति में तेजी आई है और तेजी से हम लोग अग्रसर हैं। अब आइए सेवा क्षेत्र की भूमिका क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो सेवा के विकास में अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं। इसमें क्या है कि अपने यहां भारत में मानव अर्थात की जनसंख्या, एक युवा जनसंख्या का वर्ग बहुत बड़ा है। ये जितनी ही आपको शिक्षित होगी, सशक्त होगी, स्किल्ड होगी, ट्रेंड होगी, उनको उतना ही ज्यादा वर्क मिलेगा और वो सेवा क्षेत्र में उतनी ही ज्यादा आमदनी कर सकते हैं। उनका इनकम बढ़ेगा, उनकी आय बढ़ेगी तो बचत बढ़ेगी तो वो निवेश ज्यादा करेंगे, तो सर्विस सेक्टर बड़ी तेजी से ग्रो करेगा। तो हम कह सकते हैं कि भारतीय मूल में सबसे ज्यादा कि मानव संसाधन सर्वश्रेष्ठ मानव संसाधन है और मानव संसाधन यदि शिक्षित और स्किल्ड हो तो वो सेवा क्षेत्र के लिए अनमोल कार्य करता है। अब आइए सेवा क्षेत्र का क्या रूप है। सेवा क्षेत्र का हम लोग भाग के बारे में देखें तो सेवा क्षेत्र को हम लोग समान रूप से 2 भाग में अध्ययन करते हैं। एक है सरकारी सेवा, गवर्नमेंट सर्विस, और दूसरी है गैर सरकारी सेवा। नाम से ही स्पष्ट है कि गवर्नमेंट सर्विस, जब गवर्नमेंट आपको कोई कार्य देती है, आप गवर्नमेंट सेवा के लिए जैसे कंपटीशन होती है, प्रतियोगी परीक्षा होती है, उसमें नियुक्ति होती है, आप क्वालिफाई करते हैं तो गवर्नमेंट के कार्य में आप लग जाते हो। उसके लिए गवर्नमेंट आपके पद के अनुसार 1 महीने में आपको वेतन देती है, आपसे कार्य लेती है, आपसे आपके ज्ञान, आपके कार्य, इसका फायदा लेती है। जैसे कि आपका हुआ सैन्य सेवा लीजिए, स्वास्थ्य सेवा लीजिए, बैंकिंग सेवा लीजिए, रेलवे सेवा लीजिए, वित्त सेवा लीजिए, शिक्षा सेवा लीजिए, कई तरह की सेवाएं गवर्नमेंट सेक्टर के तरफ से आपको प्रोवाइड की जाती है। और गैर सरकारी सेवा आइए कि जब सरकार अपने द्वारा विभिन्न संचालित कार्यक्रम या तो गैर सरकारी संस्थाओं से करवाती है या गैर सरकारी संस्था स्वयं अपने प्रयास से यदि कोई सेवा का सृजन करती है तो उसको हम लोग गैर सरकारी सेवा कहते हैं। अब तो ऐसा है कि सरकार भी काम करती है और निजी क्षेत्र भी काम करते हैं। जैसे दूरसंचार सेवा में आइए, बीएसएनएल भी है जो आपको सरकार के अंतर्गत एक इकाई है, और एयरटेल भी है, रिलायंस जियो जिसका नाम आपने सुना होगा, वोडाफोन है। माने निजी आपका गैर सरकारी सेवा क्षेत्र भी काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इसी तरह विश्वविद्यालय भी है और कोचिंग संस्थान भी है। तो अपना अपना सरकारी और गैर सरकारी दोनों तरह की अब आपको चलती है। यातायात में लीजिए तो आपका गवर्नमेंट सेक्टर में भी बस चलाए जाते हैं और निजी क्षेत्र में भी बस चलाए जाते हैं। तो आपका यातायात सेवा ले लीजिए, शिक्षा सेवा ले लीजिए, स्वास्थ्य सेवा लीजिए, दूरसंचार सेवा लीजिए, बैंकिंग सेवा लीजिए, इसमें आपको अब सरकारी और गैर सरकारी दोनों है। जैसे
यस बैंक आपका निजी क्षेत्र का बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक निजी क्षेत्र का बैंक है, लेकिन एसबीआई को हम कहेंगे जो सरकार के अधीनस्थ एक राष्ट्रीयकृत बैंक है। तो अब वो अगली जो हमें जानकारी चाहिए वो राष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार के द्वारा रोजगार सृजन के लिए कुछ कार्यक्रम चलाए गए हैं। इस कार्यक्रम से क्या होता है कि गरीब व्यक्ति जिनके पास वैसा स्किल नहीं है, वैसी ट्रेनिंग नहीं है, शिक्षा नहीं है, तो फिर उसको हम वो तो भूखे तो मान सरकार उसको मरने के लिए तो छोड़ेगी नहीं, सरकार उनको भूखे तो नहीं, उसके लिए भी सरकार कुछ शारीरिक कार्य के एवज में कुछ पैसा देना चाहती है ताकि उनको रोजगार मिले। तो उसके लिए कई सारे कार्यक्रम चलाते हैं, जैसे काम के बदले अनाज कार्यक्रम, ये 2004 ईस्वी में शुरू की गई थी। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम 1980 में शुरू की गई थी। मनरेगा जो विश्व का सबसे बड़ी योजना मानी जाती है, इसमें कि ये काफी बड़ा सोर्स है, काफी बड़ा सोर्स है। आज देखिए कि कोरोना के भी काल में मनरेगा में कई सारे मजदूर जो बाहर से चले आए थे, उनको सरकार ने रोजगार के लिए मनरेगा में उन्हें कार्य में लगा लिया। लेकिन दुर्भाग्य से क्या है कि बिहार में थोड़ी सी इसकी पृष्ठभूमि में मैं जाना चाहूंगा, इसमें बिचौलिया और भ्रष्टाचार के कारण संपूर्ण लाभ गरीब को नहीं मिल पाता है। और हालांकि डिजिटलाइजेशन और डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से निश्चित ही इस पर विराम लगा है। अब गरीब को सीधे उनके खाते में ही पैसा दिया जाता है, उनके काम के अनुसार अब अगली जो जानकारी हम लोग देखते हैं कि भारत की स्थिति विश्व में सर्विस प्रोवाइडर के रूप में क्या है। तो इसके बारे में आप स्पष्ट अवधारणा रखें कि भारत के पास टैलेंट की कमी नहीं है, दक्षता की कमी नहीं है, भारत में प्रतिभाशाली लोगों की कमी नहीं है, मेहनती लोगों की कमी नहीं है। और संयुक्त राज्य अमेरिका के आप अंतरिक्ष क्षेत्र हो चाहे सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र हो, उसमें भारतीय प्रतिभा ने झंडा गाड़ रखा है। इंग्लैंड में स्वास्थ्य और परिवहन सेवा में भी भारतीय श्रम शक्ति का लोहा माना जाता है। और आप चले आइए, सुंदर पिचाई का नाम सुने होइएगा, कई कंपनी जैसे गूगल के सीईओ हैं, माइक्रोसॉफ्ट के पहले सत्यम नंडेला हुआ करते थे, इसमें ये सब भारत के डंका बजाते हैं अमेरिका में। इंदिरा नूई हुई पेप्सी कंपनी की, ये क्या है, भारतीय प्रतिभा की कमी नहीं है। तो इसमें विश्व के खास करके सर्विस सेक्टर में भारत की तूती बोलती है। तो अर्थशास्त्र में जनसंख्या संबंधी यदि विश्लेषण को लीजिए तो भारत की जो मानवीय पूंजी है, पहले लोग ये मानता था कि अधिक जनसंख्या बोझ है, लेकिन भारत के लिए अधिक जनसंख्या भारत नहीं, लेकिन अब नवीन अर्थशास्त्र में माना जाता है कि अधिक जनसंख्या बोझ नहीं है, बल्कि अधिक जनसंख्या यदि अशिक्षित है, बेरोजगार है, नहीं काम करती है, अनुत्पादक है, तब बोझ है। यदि स्किल्ड है, शिक्षित है, रोजगार में है, उसको सही कार्य मिल रहा है और वो सृजन के कार्य में लगे हुए हैं, तो वो बहुत ही फायदेमंद है। और भारत के साथ सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, सबसे बड़ी उसमें रचनात्मक बातें हैं कि भारत की अधिकांश जनता युवा है, जबकि जापान में देखिएगा बहुत सारी जनता ऐसी है जो आपको इसमें बहुत सारा जनसंख्या के एक हिस्सा का भाग जो 80 वर्ष से ऊपर है। अब आइए, आउटसोर्सिंग का नाम आपने सुना होगा, बाह्यश्रोती इसे हिंदी में कहते हैं। आउटसोर्सिंग क्या होता है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां या अन्य कंपनियां क्या करती हैं, छोटी छोटी कार्य या गैर महत्वपूर्ण कार्य, अनुषंगी कार्य के लिए बाहरी क्षेत्र के व्यक्ति से या कोई विदेशी सोर्स या संस्था या समूह से उससे सेवा ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए नियुक्ति दो तरह की होती है, परमानेंट होती है और एक होती है टेम्पोरी। तो टेम्पोरी वो अपना काम करवा लेते हैं। तो उदारीकरण और वैश्वीकरण के युग में विश्व एक बाजार के रूप में उभरा है और कई सारे दुनिया के बहुत बड़ा बाजार सबके लिए सब सुलभ हो गया है। तो उसमें आउटसोर्सिंग की प्रक्रिया बहुत चलती है और आउटसोर्सिंग की प्रक्रिया में ही आप देखिए कि भारत में आज तेजी से आपका वॉइस बेस्ड बिजनेस प्रोसेस जो है ये चल रहा है, जिसको बीपीओ कहते हैं। कॉल सेंटर का काम चल रहा है, अभी लेखांकन रिकॉर्ड कीपिंग का काम चल रहा है, रिकॉर्ड बैंकिंग सेवा हुआ, रेलवे पूछताछ हुआ, चिकित्सा संबंधी हुआ, परामर्श हुआ, शिक्षण एवं शोध हुआ। ये सब में आप देखिएगा कई सारे काम जो कम महत्वपूर्ण है या अनुषंगिक किस्म का है, जिसको हम कहते हैं हेल्पिंग टाइप के हैं, उसमें आपको आउटसोर्सिंग जम करके इसके उपयोग करते हैं। इसमें तुलनात्मक रूप से लागत कम होती है,
कम समय में ये करते हैं, और जो आउटसोर्सिंग कंपनी होती है वो बहुत ही दक्ष होते हैं। आप देखिए जैसे नगर पालिका में देखिएगा सफाई का कर्मचारी अब आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखा जाने लगा है। आप देखिएगा स्कूल में भोजन का कार्यक्रम है वो भी आउटसोर्सिंग कोई एनजीओ के हाथ में दे दिया जाता है। इस तरह से सरकार अब सीधे उसमें डायरेक्ट एक अपनी रणनीति बना देती है और उसमें आउटसोर्सिंग से के द्वारा काम लेती है। अब आइए कि सेवा क्षेत्र की बुनियादी सुविधाएं क्या है। बुनियादी सुविधाएं, आपने एक नाम सुना होगा इंफ्रास्ट्रक्चर, बार बार सुनते होइएगा। सेवा क्षेत्र के विकास के लिए कुछ चीज की आवश्यकता होती है, जैसे बिजली हुआ, सिंचाई हुआ, यातायात हुआ, परिवहन हुआ, दूर संचार हुआ। ये सब जहां पर विकसित होगा वहां पर सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर बहुत आगे निकलेगा। बैंकिंग हुआ, बीमा हुआ। इसलिए इन सुविधाओं को हम लोग सेवा क्षेत्र के विकास के लिए रीढ़ की हड्डी मानते हैं। इनके अनुपस्थिति में आपको सेवा क्षेत्र विकास नहीं करेगा। क्योंकि आप देखिएगा जब बिहार के बहुत सारे आदमी को दिल्ली जाना पड़ा, मुंबई जाना पड़ा, मजदूर के रूप में हरियाणा गए, पंजाब गए, क्योंकि यहां पर सेवा क्षेत्र के विकास का उतना पर्याप्त अवसर नहीं था। जबकि यही लोग मेहनत करके दिल्ली को बनाए, मुंबई को बनाए, हरियाणा को बनाए, पंजाब को बनाए। तो उस स्थिति में ध्यान रखिएगा कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और भारत में, और इतना ही नहीं, आपने सुना होगा नाम भारत के में आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बहुत बड़ी संस्थान है और उसमें लाजवाब प्रतिभा निकलती है। लेकिन चूंकि भारत में उनको उतने आमदनी के अवसर नहीं मिलते हैं, उनको वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलते हैं जिसको वर्ल्ड कॉम्पिटेंट क्वालिटीज कहते हैं, तो वो आपको बाहर चले जाते हैं, अमेरिका चले जाते हैं, कोई ब्रिटेन चले जाते हैं। इस तरह से खास करके अमेरिका जाने का एक चलन बढ़ा हुआ, क्योंकि वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है और उनको आमदनी का स्कोप मिलता है। लेकिन मैं मानता हूं कि यदि आप देश प्रेम से ओतप्रोत हैं तो आपको यहां पर भी रह करके अपनी भूमिका निभानी चाहिए, मेरा अपना मानना है। मैं तो ये मानता हूं कि अपने जन्म स्थान पर जितने बड़ा आप काम कर जाओगे, थोड़ा संघर्ष ही करना पड़े तो वही अच्छा है। तो इसके लिए ध्यान रखिएगा कि आप सेवा क्षेत्र के बढ़ने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलप होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। अब आपने नाम सुना होगा बीमारू स्टेट्स, जिसमें बिहार, बी से बिहार और उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो बिहार, बी आई से बिहार, एम से मध्य प्रदेश, आर से राजस्थान, यू से उड़ीसा या उत्तर प्रदेश भी आप कह सकते हैं। तो इनको बीमारू स्टेट के रूप में कहा गया। और लेकिन बीमारू का नाम नकारात्मक है, ये अच्छी चीज नहीं है। ये योजना आयोग इसको अच्छी नहीं मानती है, नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ये सब स्टेट पिछड़े हुए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में। इसलिए यहां पर गरीबी ज्यादा है, लोगों को आगे बढ़ने का वो अवसर नहीं प्राप्त होता है। इसके कारण यहाँ के लोग मजदूरी के लिए या फिर बाहर की ओर निकल जाते हैं। तो बुनियादी सुविधाएं जो होती इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको हम लोग दो भाग में इसको कैटेगराइज कर सकते। एक है आर्थिक आधारभूत संरचना और एक है गैर आर्थिक आधारभूत संरचना। आर्थिक आधारभूत संरचना में आएगा वित्त, आएगा ऊर्जा, आएगा यातायात, आएगा संचार, आएगा वित्त की अंग्रेजी फाइनेंस, ऊर्जा एनर्जी, यातायात ट्रांसपोर्ट, संचार कम्युनिकेशन। और गैर आर्थिक आधारभूत संरचना में आता है शिक्षा हुआ, एजुकेशन हुआ, नागरिक सेवा, सिविल सर्विसेज हुआ, स्वास्थ्य हुआ, आपका हेल्थ सेक्टर हुआ, ये सारी चीज आती है। वित्त में आया बैंकिंग, आया बीमा हुआ, अन्य सरकारी वित्तीय संस्थान। ये जितना डेवलप्ड होगा सेवा क्षेत्र उतना ही आगे बढ़ेगा। ऊर्जा क्षेत्र में आया कोयला, आया विद्युत, आया तेल, आया पेट्रोलियम, आया। ये सब जितनी ही आपको डेवलप्ड होंगी सर्विस सेक्टर के लिए उतना ही फायदेमंद होता है। यातायात लीजिए, ट्रांसपोर्ट, रेलवे, सड़क, वायुयान, ये सब आपकी जितना जैसे मान लीजिए बड़े बड़े लोग देखते हैं जो नजदीक में एयरपोर्ट है कि नहीं, रेलवे की सुविधा है कि नहीं, ट्रेन की क्या सुविधा है, सड़क कैसी है। उसके बाद संचार आइए, जैसे डाक, तार, टेलीफोन, मीडिया, इंटरनेट, इन सब की क्या स्थिति है। तो सर्विस सेक्टर इन्हीं सब चीज पर डेवलपमेंट इसकी आधारित होती है। ये डेवलप्ड होगा सर्विस सेक्टर अपने आप बढ़ेगा। अब ये सेवा क्षेत्र में शिक्षा की क्या भूमिका है। सेवा क्षेत्र में शिक्षा की सब अति महत्वपूर्ण भूमिका है। सेवा क्षेत्र में ध्यान रखिए कि स्किल्ड जितने होंगे, शिक्षित जितने होंगे, जितना ज्ञान से परिपूर्ण होंगे, आज की दुनिया में जितना उनको मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बारे में ज्ञान होगा उतना ही तेजी से वो आगे बढ़ेंगे। आज इंटरनेट हुआ, आपको ध्यान रखिए इंटरनेट के बाद कई सारी चीज होती है, जैसे आपका नेटवर्किंग हुआ, इसके बाद
बीमा का हुआ, बैंकिंग का हुआ, इन सब चीज के बारे में जितनी, या किसी भी एक क्षेत्र के बारे में जितने गहराई से वो शिक्षित होंगे, उतना ही उस क्षेत्र से वो आपको आगे निकलेंगे, उस क्षेत्र में उतना ही सफलता का झंडा गाड़ेंगे। और अशिक्षित व्यक्ति सेवा क्षेत्र में वो सिर्फ मजदूर ही बना रह सकता है, शारीरिक ही काम कर सकता है, शरीर का ही काम कर सकता है। तो शिक्षा अत्यंत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है सेवा क्षेत्र के डेवलपमेंट में। एक और है कि आधुनिक मंदी का सेवा क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये जैसे कि कुछ दिन पूर्व आपका मंदी का काल हुआ था, या कोरोना का इस संकट में मंदी का काल हुआ था, तो मंदी की बहुत नकारात्मक प्रभाव सेवा क्षेत्र पर पड़ती है। मंदी के कारण क्या होता है, बहुत सारी सर्विस सेक्टर या उद्योग क्षेत्र बंद हो जाते हैं, लोग बेरोजगार हो जाते हैं, लोगों को कार्य नहीं मिलता है, लोग बैठे रहते हैं, उत्पादकता घट जाती है, उनकी आमदनी घट जाती है, जिसके कारण जब बेरोजगारी हो जाती है तो उस बहुत सारे लोग हिंसा के भी तरफ उन्मुख हो जाते हैं, कुछ लोग अपना चैनल बदल लेते हैं। तो इसमें मंदी का सेवा क्षेत्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और जितनी ही यदि अर्थव्यवस्था में तेजी होगी, उतना ही सेवा क्षेत्र बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, लोग वहां पर लोग उससे जुड़ेंगे, उनकी आमदनी वृद्धि होगी, आमदनी वृद्धि होने के बाद बचत वृद्धि होगी, फिर निवेश करेंगे, फिर इन्वेस्ट करेंगे, और इन्वेस्ट करने के बाद वो दिन दुगुना रात चौगुना बढ़ता चलता है। इसलिए मंदी का सेवा क्षेत्र पर बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसीलिए आप देखिएगा कि 2007-8 में जो विश्वव्यापी मंदी आई थी, हालांकि भारत का सर्विस सेक्टर और भारत की बाजार व्यवस्था बहुत ही सुदृढ़ थी, इसलिए भारत पर तो असर नहीं पड़ा, लेकिन आप कोरोना काल में देखिए कि आज असर में बहुत सारे कंपनियां एक तरह से बंदी के कगार पर चले आए, और सर्विस सेक्टर का काफी उसको नुकसान झेलना पड़ा। तो इस तरह से आपकी रोजगार और सेवाएं यही समाप्त हुई, और मैं सुनील जी अब आपसे विदा ले रहा हूं, और पुनः बिहार के समस्त 10वीं वर्ग में अध्ययनरत छात्रों से मैं आग्रह करना चाहता हूं, चाहे आप कहीं से भी हों, पटना से हों, या आप बिहार के अभी वर्तमान में 38 जिला में कहीं से भी हों, किसी भी जगह से हों, या आप सिमुलतला के छात्र हों या गांव के गरीब कस्बे के छात्र हों, आप मेरे YouTube चैनल, जिसका नाम ही है सुनील जी खांटी बिहारी YouTube चैनल, इसे सब्सक्राइब करें, फ्री है, कोई शुल्क नहीं लगता है, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मैं आगे जाकर के आपको इस पर ऑब्जेक्टिव और आपके शॉर्ट क्वेश्चंस की भी लेक्चर सीरीज प्रस्तुत करूंगा। तात्काल अभी आपको कॉन्सेप्ट के आधार पर मैं यहीं पर इस चैप्टर को विराम दे रहा हूं, रोजगार सेवा को, और फिर मैं आपको बहुत जल्दी आगे मिलूंगा। और इसी तरह से मैं विदा ले रहा हूं सुनील जी, और जय बिहार, जय भारत।